Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सेक्शन है। और इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें जो है इकोनॉमी की कवर करेंगे और आज आपका इकोनॉमी फ्लो भी हम देख रहे होंगे किस तरीके से इकोनॉमी और मार्केटिंग जुड़े हैं। वो आपको आज की क्लास में पता चलेगा और सीधा मूव ऑन करते हैं क्लास में। सारी की सारा जो इंट्रोडक्शन था या फिर कैसे हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें भाई क्लास नंबर 1 में तो अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं किया है पहले जाके वो करके आओ, तब आप सेकंड वाली क्लास में मूव ऑन करना, ठीक है। नाउ यार, मैंने आपको कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन करने को दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर 60 to 70% बच्चों ने गलत दिया है, ठीक है। मतलब आपने उस क्वेश्चन को लल्लू क्वेश्चन समझ लिया। लल्लू क्वेश्चन नहीं था वो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्चुअल था और इतना भारी भी नहीं था। काफ़ी बच्चों ने उसके सही आंसर भी दिए हैं और काफ़ी ने तो कंडीशंस बना के भी दिया, वो भी एक अच्छी बात है। कंडीशन बना के देना इज़ ओके, बट स्टिल आप उसके एसेंस तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, ठीक है। समझते हैं एक बार, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई ये है आपकी क्लास नंबर 2 एंड देखो यहाँ पे मैंने आपको कल ये सब समझाया था पहले कि भाई एक इंडस्ट्री होती है, एक मार्केट होता है। अब ध्यान देना यहाँ पर मैंने क्या बोला। मार्केट क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, मार्केटर के टर्म में अभी बात होगी। जब भी मैं आपसे अभी बात करूंगा ना मार्केट की, तो उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में कौन सी वाली आनी चाहिए जो हम मार्केटर के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। मैं अलग आपको बताऊंगा कब मैं किसका यूज कर रहा हूँ। ध्यान देते जाना बस मेरे वर्ड्स पे। और जिन बच्चों का गलत आंसर हुआ है ना, वो आपने क्या सोचा ना कि मैंने आपको डिमांड की एक बेसिक डेफिनेशन से उठा के क्वेश्चन दे दिया। वो डियर एक्चुअली मैंने आपको कल जितना पढ़ाया था ना उस सभी को मिला के था वो क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, मार्केट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बायर्स। ये अपने माइंड में अभी सेट करो। अब आगे आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि मैंने बोला भाई एक फिजियोलॉजिकल हमने क्लासिफिकेशन किया। वहाँ पे 1000 लोग प्रेजेंट थे, उसमें से क्या हुआ कि 400 लोग जो हैं वो आपके स्टूडेंट थे। इसके बाद में 250 लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी 10,000 के लमसम थी एंड 275 लोग आपके ऐसे थे जिनके पास में परचेजिंग पावर भी है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि उनके पास में इतना मनी है कि वो उस प्रोडक्ट को बाई कर पाए, है ना। कितने थे यहाँ पे, 275 थे, ठीक है ना। 275 थे और मेरा प्रोडक्ट अराउंड शायद 40,000 या फिर 60,000 का था। और इनकी सैलरी 1 लाख के पास थी, आइडियल कंडीशन हमने ले रखी थी। और इसके बाद मैंने आपसे बोला कि बचे हुए जो 75 लोग हैं ना, इनको यहाँ पे वांट ही नहीं है। वांट नहीं है यानी कि उनको नीड नहीं है। क्योंकि जब नीड होती है तो अल्टीमेटली आपका, अगर आपको किसी चीज़ की नीड हुई है, फूड की नीड हुई है, तो आपका कुछ ना कुछ वांट तो होगी ना कि आप अपनी भूख किस चीज़ से मिटाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी वांट में क्रिएट होता है। लेकिन अब बात को समझना, मैंने बोला कि अब इस मार्केट में इस मार्केटर के लिए मैक्सिमम डिमांड परसेंट कितनी होगी। तो ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पर बोल दिया इन लोगों को नीड ही नहीं है। और मार्केट क्या होता है, एक मार्केट के अंदर ही तो डिमांड क्रिएट की जाती है। फिर हम जहाँ डिमांड देखते हैं वो प्लेस एक मार्केट होता है। नाउ अगर मैं इन सभी लोगों में एज अ मार्केटर अपना मार्केट तलाशूंगा, तो क्या मुझे इनमें मेरा मार्केट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ध्यान देना, अब मैं आपको अगर इकोनॉमी वाले मार्केट के टर्म्स में समझाना चाहूँ, तो अगर मैंने बोला ये एक आपका, देखो अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। सपोज करो मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक, सपोज करो ये हमारा वेजिटेबल मार्केट है, ठीक है। अब ये वेजिटेबल मार्केट में जितने भी लोग घूम रहे होंगे, सभी लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए होगी, वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। ऐसा तो है नहीं खाली फोकट घूमने चले आए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मॉल वगैरह जो होते हैं, मॉल में आपका जितने भी स्टोर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं वो गुड्स या सर्विसेज लेने ही जा रहे होंगे। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अपने जैसा नहीं समझना। कुछ लोग एसी की हवा खाने चले जाते हैं इन स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। वो नहीं है। आइडियल कंडीशन है कि भाई जो लोग जहाँ पे गए हैं, फोकट का टाइम किसी के पास नहीं है, अपना अपना सामान खरीदने गए हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर हम तो हवा खाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, फोटो क्लिक करने चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट वाला केस नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, वो जो भी लोग गए हैं उनको गुड्स या सर्विसेज चाहिए होंगे उस जगह के। तो वहां पर हम सभी को इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई इन सभी को उस चीज की नीड है, तभी वो उस पर्टिकुलर मार्केट में आए हुए हैं। लेकिन जब इस बंदे को नीड ही नहीं है तो ये मार्केट में इंक्लूड ही नहीं होगा। बिकॉज व्हाट इज अ मार्केट, मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स। बायर्स बोल दो या फिर आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं। क्या ये 75 लोग पोटेंशियल कस्टमर हैं? नहीं है। तो यहां पर अब मेरी जो डिमांड परसेंट निकल के आएगी ना, उसमें से ये सभी मेरे, देखो ये सभी क्या हो सकते थे, पोटेंशियल बायर या फिर मेरे बायर हो सकते थे। बट क्यों नहीं है इनमें से सारे के सारे? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। बट स्टिल है तो ये मेरा मार्केट, है ना। तो अब मैं इन तीनों का जो है जोड़ूंगा, यानी कि इन तीनों से मुझे क्या मिलेगी, टोटलिंग मिल जाएगी। और आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 725। और मेरा जो
जितने लोग इस डिमांड को मतलब जितने लोग इसको खरीद सकते हैं, जिनके पास क्या है, परचेजिंग पावर है। अच्छा, परचेजिंग पावर का मतलब भी आप लोग अब समझ गए होंगे। ये मेरे देखो, हमेशा मेरे लेक्चर में मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। मैंने कल आपको बताया था एबिलिटी टू पे, ठीक है ना। एबिलिटी टू पे को ही हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर बोलते हैं। ध्यान देना, आपकी कोई वांट हुई, उसको आप अपनी एबिलिटी टू पे से पूरा कर पाओगे, वो आपकी डिमांड हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो गया, उस पर्टिकुलर बंदे की परचेजिंग पावर हो गई। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट भी। इसको भी अपने वर्ड्स में एक बार डेफिनेशन बना के लिख लो इसको, ठीक है, पूछी जाती है क्योंकि ये भी। नाउ अब मैंने आपसे क्या बोला भाई, 275 लोगों को नीड थी, तो 275 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, बिकॉज हम यहाँ पे परसेंटेज निकालने लग रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी मैक्सिमम डिमांड कितनी है। समझ पा रहे हो, इस एक क्वेश्चन का जो मैंने आपको कल जितना भी पढ़ाया ना, वो सारा का सारा यूज आ गया इस क्वेश्चन में। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूँ ना, उसके ऊपर विचार करना है, ऐसा नहीं है कि भाई एक डेफिनेशन से हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 25 से। तो 25 वंजा वंजा जाएगा, देन आपका नीचे कितना चला जाएगा, 37 चला जाएगा। हाँ चलो, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया अपना, हाँ ठीक है, 725 37 के लमसम जाएगा। एक सेकंड, 35 के ऊपर जाएगा तो ये 1100 यानी कि देखो इसका आंसर जो है आपका 29 के समथिंग कुछ आएगा। एक बार इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी है कैलकुलेट कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे बात की गहराई तक आप पहुंच पाएगी कैसे, हमें यहाँ पर जो अपनी डिमांड परसेंट थी वो निकालनी थी। पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कल मैंने जितनी बातें समझाई। इसलिए थोड़े जहां पर बीच बीच में क्वेश्चन कराऊं ना, इसका मतलब समझ लो भाई पीछे की सारी बातें वहां पर यूज होने वाली हैं। क्लैरिफाइड हो गई सारी बातें। चलो अब हम यहाँ पर यार देखेंगे क्या, देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आप आज आप देखने वाले हो कि भाई मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होती है, और ये सभी चीजें हम आज और देखने वाले हैं, राइट। चलिए एक बार शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो अब आप बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको कल क्या बताया, नीड के बारे में मैंने आपको सारी बेसिक बातें बताई, क्या नीड होता है, कैसे क्या होता है। अब देखो नीड के ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नीड से आपका क्वेश्चन बनेगा इसकी हायरार्की के ऊपर, कि भाई नीड की हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब समझना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इसका मतलब होता है डियर कि आप पहले कौन सी क्रोनोलॉजी समझ लो इसे एक तरीके से, कि आप जो सबसे पहली बेसिक नीड क्या होती है आदमी की, फिर उसके बाद उसकी कौन सी नीड अराइज होगी, फिर कौन सी नीड अराइज होगी, और ये किसने दी थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो किसके द्वारा दी गई मार्केटिंग में, तो ये दी थी अब्राहम मैस्लो। वैसे बेसिकली इनका पूरा नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो था, ठीक है। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, ध्यान देना। फिर इसके बाद में जो दूसरी चीज हमें नीड में पढ़नी होती है वो होती है टाइप्स ऑफ नीड। क्लियर है कि भाई टाइप्स ऑफ नीड में बेसिक है, वहां से एक एक ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी समझ लेंगे। अब ध्यान देना कि ये जो मैस्लो थे, इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी करी, लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर इन्होंने एक हायरार्की बनाई। इन्होंने क्या कहा कि लोगों की जो नीड्स होती है ना, अब देखो मार्केटिंग जो है पूरी की पूरी काम किस पे कर रही है, वो लोगों की नीड पे ही तो काम कर रही है। लोगों को जब नीड होगी तो उसके लिए उनकी कुछ वांट पैदा होगी, उस वांट को फुलफिल करेंगे या नीड को फुलफिल करेगी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के थ्रू, और वही उसी की मार्केटिंग करनी है हमें, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो क्या कहा इन्होंने कि सबसे पहले कोई भी कस्टमर जो होता है ना, वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कवर करता है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं वो ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ अ कस्टमर इन मार्केटिंग, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा एयर, वाटर, फूड, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा सिक्योरिटी। तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है, जो आपकी बेसिक नीड है, लाइक आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सोना है, सोने के लिए आपको मैट्रेस वगैरह चाहिए होगी, या फिर जिस पे भी आप सोना चाह रहे हो, क्लॉथिंग आपको चाहिए होगी, कपड़े पहनने के लिए, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सभी जो होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गए, बेसिक नीड हो गए, आपके शरीर को बेसिकली जो जरूरत होती है, इन सभी को लेकर के ये एक नीड वाला आपका पैरामीटर बनाया गया। ध्यान देना, इस हिरार्की में हम यहाँ से ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये चीज याद रखना। नाउ इसके बाद जो आता है आपका नंबर 2 पे, वो आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब होता है आपकी सुरक्षा को लेके। अब आपका देखो फिजिकली आप खा पी के बढ़िया, पानी पी के बढ़िया फिट बैठ के, कपड़े वपड़े पहन के, नहा धो के एकदम सो के, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होगा कि यार हमें तो अब सेफ्टी भी चाहिए, यानी कि आपको पर्सनल सिक्योरिटी किससे मिलेगी, इंप्लॉयमेंट चाहिए, पैसा कमाना है, रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आप अपनी एक्वायर करना चाहोगे ताकि आप सेफली अपना रह पाओ, अपना जो भी गुजारा है आगे चला पाओ, ठीक है। ये कस्टमर की होती है दूसरी नीड, या फिर जो हमारे लोग होते हैं उनकी नंबर 2 नीड होती है सेफ्टी नीड्स, राइट। फिर नंबर 3 पे आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग।
आपने अपना सब कुछ सेव कर लिया, इसके बाद में नंबर 3 पे लोग देखते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, या फिर जिन लोगों से आपका कनेक्शन है उनको लेकर के आपका जो सेंस आता है। फ्रेंडशिप डे होगा तो आप फ्रेंडशिप बैंड अपने एक दूसरे को सर्कुलेट करोगे, या फिर गिफ्ट देने जाओगे, दिवाली है तो मिलने जाओगे मिठाई के साथ, अपना वो जो चलता ही है यार, वो क्या बोलते हैं, सोन पापड़ी का डब्बा लेके, ठीक है। तो वो भी एक अलग सी, वो आपकी थर्ड वाली नीड है, ठीक है। इसके बाद में आपका फोर्थ नंबर पे आ जाता है एस्टीम। अब आपका जब बढ़िया फ्रेंडशिप, बढ़िया ये सब लव एंड बिलोंगिंग है, सेफ्टी नीड्स हो गई कंप्लीट, फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गई, तो अब आपको क्या चाहिए होगा भाई, एक जॉब तो है लेकिन हमें अब रिस्पेक्ट चाहिए, अपना सेल्फ एस्टीम चाहिए है, एक स्टेटस वाली बात जो आती है ना, वो फोर्थ नंबर की नीड होती है किसी भी कस्टमर की। अब सोचो यार, जब एक बंदा है जिसके पास में अभी कुछ नहीं, उसके पास खाने कोई खाना नहीं है, तो वो क्या ही सोचेगा अपने स्टेटस के बारे में। यानी कि क्या वो आईफोन लेने के बारे में सोचेगा? स्टेटस की जब भी मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात मुझे आईफोन ही दिखती है, क्योंकि लोग पता नहीं मिरर में दिखा दिखा के दुनिया जहान की फोटो खींचते हैं, राइट। तो स्टेटस के नाम पे आप क्या, वो पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या वो आईफोन लेना प्रेफर करेगा, या फिर वो वहां पे कुछ खाना लेना प्रेफर करेगा? भाई खाना लेना प्रेफर करेगा ना। तो मार्केटर्स को इन सभी चीजों का ध्यान देना होता है कि आपका कस्टमर है कौन सा, है ना। अगर आपके कस्टमर का अभी अभी नंबर 3 की नीड्स ही पूरी नहीं हुई है और आप जाके उसे नंबर 4 की जो आपकी मार्केटिंग है वो कराओगे, तो उससे ना आपकी कंपनी को फायदा होगा, ना उस कस्टमर को फायदा होने वाला है। बात मेरी समझ पा रहे हो? मेरे एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, जब फोर्थ नंबर की नीड एक पर्सन की पूरी हो जाती है, तब आती है फिफ्थ नंबर की नीड, विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। अब इसमें क्या होता है, आपके पास स्टेटस आपका हो गया, आपको रिस्पेक्ट मिल गई, सब मिल गया, आजादी मिल गई, स्ट्रेंथ मिल गई, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपने मन में सोच रखा था कि आपकी एक डिजायर है, ठीक है। अब क्या है आपके पास में, सपोज करो लेट अस से आपने डीएफसीसीएल की जॉब ले ली, आपके पास रिस्पेक्ट भी होगा, सेल्फ स्टीम होगा, सब कुछ होगा, स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोचो आपकी डिजायर है यार कि मैं तो एक और भी एक काम करता हूं, मेरे पास में अभी i10 कार है, ठीक है। i10 कार है, इसको अब मुझे i10 नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं जो सबसे ज्यादा लेना चाहता था, अब मैं यहाँ पे जगुआर लूंगा, ठीक है। तो भाई अब ये उसकी यहाँ पे हो जाएगा, या फिर मैं वोल्क्सवैगन की कार लूंगा। तो यहाँ पर उसका भी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया कि उसे सबसे ज्यादा डिजायर किस चीज की थी, अब वो उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल की नीड्स होती हैं। मार्केटर का जो सबसे पहला काम होता है वो इस पे ही काम करेगा कि भाई लोगों की अभी वो, जिन आपके जो टारगेट कस्टमर हैं वो कौन से लेवल पे अभी बैठे हुए हैं, जिस लेवल पे होंगे उसी हिसाब की आप उसे मार्केटिंग कराओगे, आपका सामान बिकेगा। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है क्या? और ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बेटर हो गई होगी आपकी। अरे बोलो फटाफट से, हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना। चलो अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मेट दिखाता हूं, देखो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही है। ये देखो यहाँ, ये देखो, ये भैया ये बढ़िया आराम से अब्राहम मैस्लो बने हुए हैं, इन्होंने ये हायरार्की बना के डाल दिया और सभी मार्केटर्स को ये फॉलो करनी होती है। लाइक फिजियोलॉजिकल में ये सब आ गया, आपका खाना पीना मस्त, सो रहा है ये आदमी, देखो पैसे आ गए, आपका घर आ गया। अच्छा, ये जो आपका लव एंड बिलोंगिंग एंड स्टीम है ना, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये बेसिकली एक तरीके से एक ही पार्ट है। पहले आप लव बिलोंगिंग, फिर आपका स्टीम आता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बेसिकली जो 5 पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताए, राइट। इनको आप अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आपके, ठीक है। चलो, अब हमारा नीड वाला आपको मैटर समझ में आया, हायरार्की किस तरीके से, यानी कि एक जो मार्केटर है वो पहचानेगा कैसे यार क्या नीड है, हमें किस तरीके से अपने जो हमारा कस्टमर है उसे टारगेट करना है। नाउ आपको ये क्लैरिफाई हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नीड यार कितने तरीके की क्लासिफाई की गई हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑथर हैं उन्होंने किस तरीके से नीड्स को क्लासिफाई किया, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीड भाई कितने टाइप्स की होती है, क्या लिखोगे भाई? टाइप्स ऑफ नीड, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। टाइप्स ऑफ नीड जो है आपकी 5 टाइप्स की होती हैं, एक एक करके समझेंगे, बस उनके ना टाइप्स के नाम कर लो और वो मैं समझाऊंगा, उसे अपने हिसाब से लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। चलो समझो यहाँ पे अब स्टेटेड नीड्स। देखो पहले नंबर पे अपनी क्या आ गई है? स्टेटेड नीड। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा, अभी आपको शायद ये समझना है कि ये स्टेटेड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बट क्या टेंशन लेना, मैं हूं ना। देखो पहला वाला क्या हो गया आपका? स्टेटेड नीड होगी। दूसरा वाला आपका हो जाता है रियल नीड, है ना, कि आपकी रियल नीड क्या है। देन आपका थर्ड नंबर पे आता है क्या? इसमें हो जाती है आपकी अनस्टेटेड नीड, ठीक है। क्या हो जाती है? अनस्टेटेड नीड हो जाती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आपका क्या हो जाता है? डिलाइट,
ठीक है ना, इसमें जो है डिलाइट का फैक्टर ऐड हो जाता है। देन जो लास्ट वन होती है ना, वो है जो आप सभी के अंदर सीक्रेट नीड। ठीक है, क्या है भाई? सीक्रेट नीड। ये जो है आपकी इस तरीके की 5 नीड होती हैं। नाउ इनका बेसिक हम डिफरेंस समझते हैं और क्या क्या इसमें है, क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं रेड पेन ले लेता हूँ। देखो, स्टेटेड नीड की अगर मैं आपसे बात करूँ, स्टेटेड नीड का मतलब क्या होगा इसका एक बार तो लिखो। क्या लिखोगे आप इसमें? डेफिनेशन एक बार लिखना। यार ये रेड कलर नहीं है, एक बार मैं हरी कलम लूंगा। देखो, स्टेटेड नीड में हम क्या लिखेंगे? दीज आर द वंस। क्या होती हैं? दीज आर द वंस। क्या लिखा भाई? वंस विच आर स्पेसिफाइड क्लियरली। विच आर विच आर स्पेसिफाइड क्लियरली। क्लियरली बाई, किसके द्वारा होगा भाई? बाई द कस्टमर। ठीक है, किसके द्वारा भाई? बाई द कस्टमर। अब ये जो कस्टमर है, ये एज अ मार्केटर मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे लिए ये क्या होंगे? या फिर इसको क्या बोल देंगे? और द मार्केट। ठीक है, ध्यान देना, ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी नीड होती है जो कि आपका मार्केट स्पेसिफिकली क्लियर करता है। तो याद रखना, चाहे वो आपसे मार्केट लिख के दे दे या फिर आपका कस्टमर लिख के दे दे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि कस्टमर का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, उसको ही हम क्या बोल रहे होते हैं? मार्केट बोल रहे होते हैं। ठीक है ना? अरे बात मेरी समझ में आती है क्या? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो स्टेटेड नीड क्या है? वो वाली नीड जो कि कस्टमर खुद बता रहा है आके आपको कि भाई मुझे ये नीड है, मुझे ला करके दे दो ये चीज, है ना? या फिर आपका जो मार्केट है वो खुद बताने लग रहा है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे सैंडविच खाने का मन हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला? यार मुझे भूख लग रही है। सबसे पहली चीज तो यही होगी ना बेसिक, कि भाई मुझे भूख लगी है। अब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है और मुझे एक सैंडविच खाना है। क्या बोला मैंने? देखो, मैंने कहा भूख लगी है, ये मेरी नीड हो गई। फिर मैंने कहा मुझे सैंडविच खाना है, मैं अपनी भूख को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यार मुझे तो सैंडविच खानी है। वो मेरी हो जाती है स्टेटेड नीड। और हाँ, एक चीज और बता दूं, इनको कहीं कहीं आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में नीड की जगह वांट लिखा भी मिल सकता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज नीड ही वो वांट होती है जब आप उसे स्पेसिफाई कर देते हो, है ना? तो इनमें ज्यादा फर्क है नहीं। कहीं कहीं आपको स्टेटेड नीड मिलेगा, कहीं स्टेटेड वांट मिलेगा, बट इट इज अ टाइप ऑफ नीड। क्लियर हो गया? है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने क्या बोला? मुझे भूख लगी है और मैं सैंडविच खाऊंगा। नाउ आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आती है रियल नीड। इस रियल नीड का मतलब क्या है भाई? समझना इसको भी ध्यान से। तो सबसे पहले इसको लिखो। क्या लिखोगे? इट डिफाइंस द, क्या लिखोगे भाई? इट डिफाइंस द पैरामीटर्स। ये उन पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। कौन से पैरामीटर्स को? ध्यान देना आप। पैरामीटर्स विच आर इमीडिएट। क्या होगा भाई यहां पर? विच आर इमीडिएट, यानी कि जो तुरंत की तुरंत आपके माइंड में आते हैं, या फिर वो पैरामीटर आपका कस्टमर प्रेजेंट करता है। इमीडिएट, टू डिफाइनिंग एंड फुलफिलिंग द नीड। टू डिफाइनिंग एंड फुलफिलिंग द नीड। फुलफिलिंग, यहां पर क्या लिखोगे भाई? फुलफिलिंग द नीड। अच्छा, राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना? मैं बोलता भी जा रहा हूं, किसी ने बोला राइटिंग खराब है तो उल्टा लटका दूंगा, समझे? देखो, अब यहां पर क्या है? रियल नीड मैंने बोला ये वो पैरामीटर को डिफाइन करेगी जो आपकी नीड है। जब आप अब बता रहे हो ना कि मुझे सैंडविच चाहिए, तो उसके साथ में आप तुरंत अपने कुछ पैरामीटर लगा के बता दोगे, ऐसी ऐसी सैंडविच होनी चाहिए तुरंत की तुरंत, अगर आप मुझे देने वाले हो। जैसे मैं एज अ कस्टमर मैंने बोला कि यार मुझे भूख लगी है, सैंडविच दो। फिर मैंने क्या बोला? सैंडविच यार ऐसी देना जो कि चीप हो। ठीक है ना? कैसी हो? थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो, चीप हो, सस्ती हो। तो मेरी नीड जो है वो सस्ते में पूरी हो जाएगी। मैं भूख मुझे लगी है, मेरी भूख मिट जाएगी। और बेसिकली जब हम नीड की बात करते हैं ना, तो वहां पर चीप चीजों की ही बात की जाती है, जो बेसिक नीड होती है, ताकि आपकी वो पूरी हो जाए। जब ये महंगा वर्जन इसका यूज किया जाता है, तो वहां पर आपका वांट वर्ड का यूज करेंगे। समझते जाना, डेफिनेशन में आपको यहीं के यहीं रियल नीड और वांट में अंतर बताता जा रहा हूं। अगर आपसे रियल वांट पूछ ले, तो वहां पर आपका क्या होगा? यहाँ पे हम चीप की बात कर रहे हैं। वांट में आप किसकी बात करोगे? जो आपका अच्छा कॉस्टली वाली एक आपकी, जैसे मैं बोलूंगा कि यार जो सैंडविच सबसे अच्छी वाली हो तुम्हारे पास, ठीक है, वो निकाल के दो। क्लियर है? ये क्या हो गया? मेरी रियल नीड हो गई। क्लियर? यानी कि रियल नीड मेरी है क्या? भूख लगी है, सैंडविच दो, लेकिन जो कैसी हो? सस्ती हो। क्लियर है? समझ में आ गया ना? दिमाग में बैठ गया? और डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, कैसे आपका क्वेश्चन ये देगा एग्जामिनर। अब आती है आपकी अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड का मतलब है कि देखो, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे खुद से समझ में आनी चाहिए। जब मैंने आपको स्टेटेड समझाया, तो कस्टमर ने क्या कहा? खुद से इसने स्पेसिफाई किया कि मुझे भूख लगी है, सैंडविच दो। अब यहाँ पर अनस्टेटेड का मतलब क्या होगा? समझना ध्यान से। ये वो नीड होती है जो कि कस्टमर बोलता तो नहीं है, ठीक है ना? यानी कि अब समझना, ये जो है ऑब्वियस
नीड हो गया, इसके आगे डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या बनेगी इसकी, नीड्स दैट आर नॉट ऑब्वियस, ठीक है ना, जो कि ऑब्वियस तो नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो नीड आपकी पूरी की जाए, बट इज एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, बट इज एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर। अब ध्यान ध्यान से आप समझना जरा इस चीज को। यहाँ पर आपने ये डेफिनेशन लिख ली। अब देखो समझना इस चीज को, मैंने आपको सैंडविच का एग्जांपल दिया। अब मैंने बोला कि यार सैंडविच दे दो सस्ती वाली सी कोई, और मुझे भूख लगी है, सैंडविच ला के दो। तो अब इस अनस्टेटेड नीड में क्या हो गया ना कि ये ऑब्वियस तो नहीं। अब देखो सैंडविच क्या होती है, मैं यही तो चाहूंगा कि यार तुम मुझे जो भी सैंडविच दोगे ना, उसमें बस ऐसा नहीं है कि भाई सब्जी का मसाला भर के दे दो, मुझे उसमें कुछ बेसिक वेजीज चाहिए हैं, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ एज अ कस्टमर कि भाई बेसिक वेजीज वगैरह डाल के तो दोगे ही उसमें, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा खाली पीली बस ऐसे ही ग्रिल करके दे दोगे मुझे सैंडविच, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्या क्या एग्जांपल यार उठाना पड़ता है आप लोगों के लिए, देखो खैर समझ में आया आपको। अब देखो होता क्या है ना, अब इसमें हो सकता है कि ये ऑब्वियस तो नहीं है ना कि वो वेजीज डाल के देख, तो आपको क्या चाहिए, सस्ती चाहिए, ऊपर से आप ये भी अब अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उसमें वेजीज डली मिलनी चाहिए, तो ये ऑब्वियस तो नहीं है कि उसमें वेजीज होनी चाहिए, लेकिन कस्टमर इसे एक्सपेक्ट करता है, ये उस टाइप की नीड होती है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, क्लैरिफाई हुआ। चलो अब हम बात करते हैं डिलाइट नीड की। अब डिलाइट देखो कैसे आएगा, ये तो मेरी अनस्टेटेड नीड हो गई है। डिलाइट देखो समझना इसको भी, एक तो पहले इसकी आपको मैं डेफिनेशन लिखाता हूं, दीज आर द नीड्स विच प्रोवाइड विच प्रोवाइड वाओ फैक्टर, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो वाओ फैक्टर आपको जिसमें मिलता है वो कौन से टाइप की नीड होती है, वो होती है आपकी डिलाइट नीड, ठीक है। चलो अब देखो ये है क्या, बेसिकली ये अनस्टेटेड नीड्स का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। जैसे अनस्टेटेड नीड क्या थी, एक कस्टमर चाहता है कि यार उसे अच्छी सी बढ़िया वेजीज वगैरह भरी सैंडविच मिल जाए। अब हुआ क्या, उसे जब सैंडविच मिली, अब ध्यान देना, मैंने सैंडविच वगैरह बोला कि दो दो दो, तो मेरे पास सैंडविच तो आई अब, लेकिन वो जो सैंडविच आई ना यार, तो उसने उसमें वेजीज के अलावा बढ़िया सा चीज वगैरह डाल के दे दिया। जैसे ही मैंने खाया मैंने कहा अरे वाह क्या बात है यार, इसने तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मेरी अनस्टेटेड नीड थी, ध्यान देना, जो मेरी अनस्टेटेड नीड थी वो तो इसने पूरी कर ही दी, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा भी मुझे दिया है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। बात की गहराई तक पहुंच पाए क्या, ठीक है। तो ये बात हो गई, यानी कि आपको अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान देना, एज अ मार्केटिंग, अगर मैं एज अ मार्केटर हूं, तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट में डिलाइट वाली नीड पूरी करूंगा, या फिर डिलाइट या फिर वाओ फैक्टर लोगों को दूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अ मार्केटर हैज टू पॉपुलराइज इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि अगर किसी मार्केटर को अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है, तो वो कौन सी नीड को पूरा करके पॉपुलर कर सकता है, तो आप डिलाइट नीड को पूरा करके पूरा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, पहला पॉइंट ये होता है इसका, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप अनस्टेटेड नीड के पास जा सकते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। नाउ अब हम सीक्रेट नीड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यार सीक्रेट नीड क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको एक बार लिख लो, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, दीज आर द नीड्स, क्या होता है भाई, दीज आर द नीड्स, ये कौन सी नीड्स होती हैं, विच अ कस्टमर माइट नॉट स्टेट, देखो विच अ कस्टमर, विच, थोड़ा सा नीचे आते हैं, विच अ कस्टमर माइट नॉट, देखो यहां पर मैंने माइट वर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। माइट नॉट रियलाइज या तो वो रियलाइज नहीं करेगा, और स्टेट, ठीक है, यानी कि ये वो नीड होती है जो कि कस्टमर को रियलाइज नहीं होती अक्सर, या फिर वो उसको बताएगा नहीं, स्टेट नहीं करेगा, बट ध्यान देना, बट कैन बी वन ऑफ द अरे यार वन ऑफ द मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है, किसके लिए, फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है ना, ध्यान देना, अब एक बार मैं लिखवा ही देता हूं, टू फुलफिल बेसिक स्टेटेड नीड, टू फुलफिल बेसिक स्टेटेड नीड हो गया, ठीक है।
और एक बार मैं इसको जो है ग्रीन कलर से समझाता हूँ। अब देखो, ये वो नीड होती हैं जिसमें कि कस्टमर जो है ना वो रियलाइज नहीं करता या फिर वो आपको स्टेट नहीं करेगा, कस्टमर आके नहीं कहेगा उन नीड के बारे में आपसे, लेकिन ये वो नीड होती हैं, इट कैन बी वन ऑफ द मेन रीजंस। ये वो रीजन हो सकता है जिससे कि वो जो कस्टमर है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा चूज करेगा जिससे कि उसकी नीड फुलफिल हो पाए। अब बात को समझना, थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। अपनी सैंडविच को ही उठा लेते हैं, ठीक है। सैंडविच सैंडविच ही चल रहा है। अब देखो क्या हुआ, मैंने सैंडविच मंगाई, ठीक है। मैंने बोला यार मुझे भूख लगी है, सैंडविच लाओ। मैंने सैंडविच को उठाया और मैंने, अब देखो क्या हुआ, ये सैंडविच दो जगह ऑफर हो रही है मुझे, ठीक है। दो जगह ऑफर हो रही है। एक जगह जो है ये सैंडविच ऑफर होती है बस वो ऐसे ही एक पेपर के ऊपर डाल के सैंडविच दे देता है, ठीक है। दूसरी जगह ये जो सैंडविच है ना वो थोड़ी सी अच्छी बढ़िया सी थोड़ी टॉपिंग करके दे रहा है, ठीक है। टॉपिंग करके दे रहा है और इसे खाते टाइम में थोड़ा सा मतलब मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, यार ठीक है बढ़िया अच्छे से खा रहा है, टॉपिंग वगैरह करके दी हुई है, सजा के प्लेट में एक दे दिया मुझे सैंडविच, ठीक है। वहाँ पे एक सॉस यहाँ यहाँ पे हल्की सी डाल रखी है, ठीक है। उसमें स्पेस भी है प्लेट में सॉस डालने के लिए, तो ये चीज़ है। अब देखो, कस्टमर जब जाएगा सैंडविच लेने, यानी कि मैं जब सैंडविच लेने जाऊंगा तो क्या मैं उससे ये बोलूंगा कि यार तुम मुझे ऐसी वाली प्लेट में खाना देना या टॉपिंग करके देना या फिर तुम मुझे एक पेपर में देना, है ना। ऐसा कुछ बोलता नहीं है, यानी कि कस्टमर को तो ये रियलाइज नहीं होता कि वो उसको जरूरत है इस चीज की या नहीं है। लेकिन जब उसे यहाँ पे दो जगह, अब वो दो जगह खाएगा, सपोज करो मैं इस जगह भी खा के आया हूँ, इस जगह भी खा के आया हूँ, तो अब मैं किसे प्रेफर करूंगा? मैं इस टॉपिंग वाली सैंडविच को ही तो प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं इसमें जो है कूल हो रहा हूँ, यानी कि मेरी जो नीड है वो ये एक तरीके से सीक्रेट नीड है। क्लियर है? यानी कि मेरी नीड क्या थी, एक बेसिक स्टेटेड नीड थी कि मुझे खाना खाना है। बेसिक स्टेटेड नीड क्या थी, मुझे भूख लगी है, सैंडविच खाऊंगा। बट उस सैंडविच को खाने के बाद जब मुझे वो दी जा रही है तो उसमें टॉपिंग कैसी है या फिर क्या, ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि मैं कौन से प्रोडक्ट को चूज करूंगा, ठीक है। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, अगले जो भी मार्केटर है या फिर कोई और है तो मैं उसे खुद नहीं बताऊंगा मुझे तुम कैसी प्लेट में दो। तुम अपनी साइड से अच्छा सा लाके दो, मैं चूज करूंगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी सीक्रेट नीड। समझ में आया? क्लैरिफाइड हो गया? अब देखो जैसे मैंने आपको ये बताया हायरार्की ऑफ नीड हो गई, तो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं यहाँ से, लेकिन जो फॉरेन स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक आपकी कॉटलर एंड कलर की, उसमें ये सब नहीं दे रखा है, ठीक है। हायरार्की हो गई है या फिर सोनी के बारे में हो गया, मौनी के बारे में, तो ये सब नहीं है उसमें। बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जो इंडिया की बुक्स हैं यूनिवर्सिटी की उसमें ये सब समझा रखा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई क्या? नीड्स आपको समझ में आ गई, क्या नीड होती है, किस किस टाइप की नीड होती है। यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा आई थिंक आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मैस्लो की हो गई हायरार्की ऑफ नीड्स। नाउ ये सब क्लैरिफाइड है। मैंने आपको नीड वांट बताया था। वांट तो मैंने, जो वांट के टाइप्स होते हैं ना वो नीड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक डिफरेंट होता है वही चीप वाला और कॉस्टली वाला, वो मैंने आपको बता दिया। फिर होता है अब यहाँ पर डिमांड। अब डिमांड के भी कुछ टाइप्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं। डिमांड के टाइप्स हो गए या फिर आपके नीड के टाइप्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, पहले भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। राइट, तो अब हम डिमांड के टाइप समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इकोनॉमी का फ्लो है ना, एक क्वेश्चन और बनता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक समझाता जाऊंगा, जो जो मार्केटिंग में यूज होती है, जो बेसिक इकोनॉमी है और जहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट वाला आज का आप बना लो, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं, जो पॉइंट्स बने हैं, वो एक बार नोट डाउन करो शॉर्ट में, तो सो दैट हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा, है ना। देखो अब ये बेसिक तो आपको पता ही होगा कि भाई बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। वहां पे आपका कोई मनी वगैरह काम नहीं करती, वहां पे एक्सचेंज सिस्टम काम करता है, ठीक है। क्या होता है एक्सचेंज, जैसे कि सपोज करो मेरे पास में वीट है और आपके पास में राइस है। मैंने कहा कि काम करो, मेरे 10 kg वीट में से तुम 4 kg वीट ले लो और फिर मुझे एक 5 kg राइस दे दो, ठीक है। इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये बार्टर सिस्टम हो जाता है, एक्सचेंज वाला सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके 4 पॉइंट होते हैं जहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो आपको एक एक करके ऐसे दे देगा कि इन बार्टर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वाज नॉट डन, ठीक है। ऐसा करके कुछ भी दे देगा। फिलहाल समझते हैं। और यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक टर्म्स भी हैं जो अलग से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशन पता होनी भी जरूरी है, राइट। एक एक करके समझेंगे। पहला वाला देखो, ये होता है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आप देख रहे हो बात की गहराई तक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हमने नीड, वांट और डिमांड को पढ़ा है हमने मार्केटिंग में,
क्योंकि वो मार्केटिंग का टॉपिक है, बट स्टिल यहाँ पे ये इकोनॉमी में यूज हो रहा है, क्योंकि बार्टर सिस्टम क्या था ना, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पर मेरे पास में वीट है और अगले आदमी के पास राइस है, तो यहाँ पर मेरी वांट भी होनी चाहिए ना कि मुझे राइस चाहिए। अब देखो मुझे भूख लगी है, अब तो मैं वीट भी तो खा सकता हूँ, ये मेरी नीड है, लेकिन यहाँ पे भूख लगी, मैंने कहा यार मैं तो राइस खाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वांट पैदा हो गई राइस के लिए। तो जो अगला बंदा है ना यहाँ पे राइस वाला, इसके अंदर भी तो वांट पैदा होनी चाहिए वीट की। इसे भूख लगे तो इसे भी तो लगना चाहिए कि यार चलो मैं वीट लेके आता हूँ। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, डबल कोई, ये ऑफ यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से जो दोनों पार्टीज हैं उनमें डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था वांट्स का, तभी बार्टर सिस्टम जो है वो रिटेन कर पाता, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू था, ठीक है, क्या था, एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको समझना बड़े ही ध्यान से। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब आप बार्टर सिस्टम कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ फिक्स तो है नहीं, इसने कहा तुम मुझे 4 kg, तुम मुझे 5 kg राइस दे दो, मैं तुम्हें 4 kg वीट दे दूंगा। तो मतलब ऐसा कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, जैसे कि आज के टाइम पे हम खरीदने जाते हैं कोई भी चीज, तो किससे खरीदते हैं, अपनी इंडिया की बात करें तो हम रुपीज दे के खरीद लेते हैं, यानी कि बेसिक जो फैक्टर है वो मनी का फैक्टर है। यूएसए में जाओगे डॉलर डॉलर लेके जाओगे, तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी गई है कि अभी आज के टाइम में कि आप कुछ 10 रुपए की चीज दोगे, 20 रुपए की, तो हर चीज फिक्स है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन उस टाइम पे जो है आपका ये इसका एब्सेंस था, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। देन थर्ड पॉइंट इसका आता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ, किसकी इनडिविजिबिलिटी भाई, कमोडिटीज की, ठीक है, ऑफ कॉमोडिटीज, यानी कि जो भी सामान अवेलेबल था ना उसका आप किसी छोटी यूनिट में उसको डिवाइड करके नहीं रख सकते थे। अब जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये आपका सपोज करो यहाँ पे शुगर रखी हुई है, यहाँ पर आपका जैगरी रखी हुई है जिसे गुड़ बोलते हैं, ये शक्कर है, ये गुड़ है, देन इसके अलावा आपका यहाँ वीट रखा हुआ है और ये राइस रखा हुआ है, ठीक है। तो आज के टाइम पे आप जाते हो, आप क्या कहोगे कि एक काम करो मुझे यहाँ पे शुगर दे दो, मैं 50 रुपीज लेके गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैंने 50 रुपीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि 50 रुपीज की मुझे चीनी दे दो या जैगरी दे दो या वीट दे दो या राइस दे दो। तो आज के टाइम पे तो ये बहुत पॉसिबल हो गया कि इंडिविजिबिलिटी आ गई, कि डिविजिबिलिटी आ गई है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, ऐसा कुछ था नहीं कि भाई रुपीज वगैरह हो, मनी वगैरह हो, तो इसमें कॉमोडिटीज को हम डिवाइड करके एक छोटी यूनिट में नहीं रख पाते थे कि भाई एक छोटी यूनिट हमने डिसाइड कर ली और उसके हिसाब से हम अपना सामान बेच पाए, है ना। तो वो तो बस यही ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा था कि तुम्हें जितनी जरूरत है तुम ले लो मेरे से, तो मुझे जिसकी जरूरत है मैं तुमसे ले लूंगा, इसमें कोई डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज नहीं थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एब्सेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू टर्म है ये इकोनॉमी में बहुत यूज किया जाता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चन इसका पूछा गया है, तो इसको हम समझेंगे। क्या बोला भाई, आपका बार्टर सिस्टम में एब्सेंस था स्टोर ऑफ वैल्यू का, क्लियर है। तो एक बार मैं नीचे आता हूं, स्टोर ऑफ वैल्यू को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले तो इसकी आप लोग डेफिनेशन लिखो, सीधा क्वेश्चन तो डेफिनेशन से ही बनेगा। देखो क्या होता है, इट इज एन, ये स्टोर ऑफ वैल्यू आगे लिख लेना, मैं इट इज करके लिखा रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इट इज एन एसेट, क्या होता है, ये आपका कोई एसेट है, कोई कोई एसेट हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, इट इज एन एसेट हो गया, कमोडिटी हो गई, और करेंसी, ठीक है। ध्यान देना, स्टोर ऑफ वैल्यू तीनों चीजें हो सकती हैं, अक्सर लोग इसको एक एसेट के रूप में ज्यादा मानते हैं, बट इट इज एन एसेट, कमोडिटी और करेंसी, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट मेंटेन्स, दैट मेंटेन्स, जो कि अपनी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, इट्स वैल्यू विदाउट डिप्रिशिएटिंग, इट्स वैल्यू विदाउट डिप्रिशिएटिंग। डिप्रिशिएटिंग का मतलब होता है कि बिना गिरावट के, ठीक है, ज्यादा गिरावट ना आए, अपनी ये वैल्यू को बरकरार रखे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको समझना, दैट मेंटेन्स इट्स वैल्यू विदाउट डिप्रिशिएटिंग, आगे क्या लिखोगे, एंड कैन बी सेव्ड, एंड कैन बी सेव्ड, रिट्रीव्ड, ठीक है, सेव्ड हो गया पहला, दूसरा वर्ड आपका यूज होता है रिट्रीव्ड, क्लियर है। अच्छा, ये रिट्रीव्ड की देखो स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, यहां पर आई होगा और यहां पर ई होगा, ठीक है, रिट्रीव्ड। इसके बाद आपका एंड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज्ड, ठीक है। इसके बाद में इन द फ्यूचर, एक्सचेंज्ड इन द
फ्यूचर, यानी कि भविष्य में आप क्या कर पाओ, उसे आप सेव कर पाओ भविष्य के लिए, उसको रिट्रीव कर पाओ और उसको एक्सचेंज कर पाओ इन फ्यूचर, ठीक है। विदाउट डेटेरियोरेटिंग, विदाउट डेटेरियोरेटिंग इन वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई कमी ना आए। अब समझना इसको, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी धीमे धीमे आपको अंडरस्टैंडिंग और आती जाएगी, बेसिक समझना इसका क्या हुआ। तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, ये एक एसेट हो सकता है, कोई कमोडिटी है, करेंसी है, जो कि अपनी वैल्यू बिना किसी डेप्रिसिएशन के बरकरार रखे और इसको हम सेव कर सकें, बाद में रिट्रीव का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने आज की तारीख में, आज की कौन सी डेट है भाई, 18 है, ठीक है। 18 को मैंने अपना 2000 रुपीज का नोट अंदर डाल के सेव करके रख दिया। तो जब मैं इसको 1 साल के बाद भी निकालूं, तो इसकी, जब मैं 1 साल के बाद इसे खर्च करना चाहूं, तब भी इसकी वैल्यू 2000 रुपए के इक्वल ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि घट जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई आपका स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, यही यही पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है। तो भाई ऑफ कोर्स आपका एब्सेंट था वहां पे, कोई ऐसा, कोई ना तो आपका ऐसा था कि भाई गोल्ड के रूप में आपने रख दिया या सिल्वर के रूप में, या फिर आपने कोई मनी के रूप में, कोई पैसा करेंसी थी नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंस हुआ करती थी स्टोर ऑफ वैल्यू की, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको नीड वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, ये बहुत बड़ा बेस भी बनता है आपका, ठीक है। तो मेरी हर एक बात को, मेरे हर एक शब्द को बहुत अच्छे से सुनना, आपको क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे, ठीक है। तो अब यहीं पे सेशन को फिलहाल एंड करते हैं। और यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इतनी सारी चीजों को कंपाइल करके। अब मैं ये जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, ये पूछे गए क्वेश्चंस या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट है, उनका क्रक्स है, ठीक है। बिल्कुल क्रक्स निकाल के दे रहा हूँ और हर चीज दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करवाऊंगा वो नहीं करवाऊंगा, हर चीज दे रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई होप आपको अब लग भी रहा होगा यार, मार्केटिंग इतनी ज्यादा टफ है नहीं, ईजी लग रही है ना। बोलो फटाफट से अगर किसी को टफ लग रही हो तो, पूरा देखो फिर से, ठीक है। इतनी ज्यादा कुछ टफ वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ठीक है, इतना कोई नहीं समझाता। चलो, और आई होप आप लोग समझ भी गए होगे, होशियार बच्चे जो है ना। चलो, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो, ठीक है ना। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, एंड जस्ट डू इट, ठीक है। कोई ज्यादा टफ ऐसी चीज ये है नहीं, है ना। तो इसको अच्छे से आप निपटाइए। और आई होप आपको अब वो क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो क्लैरिफाइड हो गया होगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो कवर हुआ है वो भी समझ में आ गया होगा, राइट। तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछना, एंड यहीं पे एंड करूंगा सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।